साहित्य की ना एक बहुत खास बात होती है। हाँ। वो हमें इतिहास की किताबों से मतलब कहीं आगे ले जाता है। तथ्यों से परे है ना। हाँ, बिल्कुल। किताबें तो बस तथ्यों और तारीखें बताती हैं, लेकिन साहित्य वो हमें उस पल की धड़कन सुनाता है। सही बात है। वो महसूस कराता है कि अन्याय के सामने खड़े होने या जुल्म के आगे घुटने टेकने का जब फैसला होता है तो किसी के दिल में क्या चल रहा होगा। और आज हम ऐसे ही एक साहित्यिक शाहकार मुंशी प्रेमचंद के लिखे नाटक करबला की गहराइयों में उतरने वाले हैं। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। मतलब हम प्रेमचंद को गोदान, गबन, ईदगाह के लिए जानते हैं। हाँ, जो भारतीय समाज की जमीनी हकीकत दिखाते हैं। बिल्कुल। तो फिर हिंदी साहित्य के सुपन्यास सम्राट ने इस्लामी इतिहास की इतनी पाक और संवेदनशील घटना को अपने नाटक का विषय क्यों बनाया? यही सबसे बड़ा सवाल है। तो आज हमारी चर्चा का मकसद सिर्फ कहानी दोहराना नहीं है ना। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये समझना है कि 1920 के दशक के भारत में प्रेमचंद इस कहानी के जरिए अपने देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते थे। बिल्कुल, क्योंकि ये सिर्फ एक ऐतिहासिक नाटक नहीं है, तो चलिए इसे परत दर परत समझते हैं। सबसे पहले कहानी के दो मुख्य किरदारों और उनके बीच के टकराव को समझते हैं। एक तरफ है इमाम हुसैन और दूसरी तरफ शासक यजीद। और ये सिर्फ दो लोग नहीं हैं, ये तो दो विचारधाराओं की लड़ाई है ना? हाँ, इसे ऐसे ही देखना होगा। प्रेमचंद यजीद को सिर्फ एक बुरे शासक के तौर पर नहीं दिखाते। अच्छा, वो उसे उस सत्ता का प्रतीक बनाते हैं जो बेलगाम है, जिसे नैतिकता की कोई परवाह नहीं। मतलब जो अपनी ताकत को ही सच मानती है। एग्जैक्टली। यजीद की दुनिया में जो ताकतवर है वही सही है, और वो चाहता है कि हर कोई, खासकर इमाम हुसैन जैसे सम्मानित व्यक्ति, उसकी इस ताकत के आगे सिर झुकाएं। उसकी सत्ता को जायज ठहराए। हाँ, उसे लेजिटिमेसी दें। और इमाम हुसैन, प्रेमचंद उन्हें किस तरह से चित्रित करते हैं? वो उसके ठीक उलट हैं। वो उसूलों, न्याय और इंसानियत के प्रतीक हैं। उनके लिए सच सत्ता से कहीं ज्यादा बड़ा है। ओके। तो जब यजीद उनसे अपनी अधीनता स्वीकार करने यानी बैत करने के लिए कहता है, तो ये सिर्फ एक राजनीतिक मांग नहीं होती। ये एक नैतिक मांग होती है। बिल्कुल। यजीद एक तरह से कहना है, मेरे जुल्म को सही मानो, मेरे अन्याय को स्वीकार करो। और यहीं पर कहानी का वो निर्णायक मोड़ आता है जब इमाम हुसैन इनकार कर देते हैं। ये न कहना कितना बड़ा कदम था। ये उस नाटक का और शायद उस पूरी घटना का दिल है। उनका इनकार सिर्फ एक बादशाह को मना करना नहीं था। ये उस पूरी व्यवस्था को चुनौती देना था जो अन्याय पर खड़ी थी। और प्रेमचंद के लिए यही असली धर्म है। अच्छा। वो इस नाटक के जरिए ये स्थापित कर रहे हैं कि धर्म सिर्फ पूजा पाठ या रस्मों रिवाजों का नाम नहीं है, बल्कि धर्म का सबसे बड़ा रूप अन्याय के खिलाफ दृढ़ता से खड़े होना है। इमाम हुसैन का वो एक इनकार उसूलों की जीत का ऐलान था, भले ही उसके बाद जिस्मानी तौर पर कुछ भी हो। लेकिन एक सवाल उठता है। अक्सर लोग ये कह सकते हैं कि क्या ये महज एक सियासी लड़ाई थी, मतलब सत्ता के लिए दो गुटों का संघर्ष जिसे बाद में धर्म का रंग दे दिया गया। बहुत अहम सवाल है ये, और प्रेमचंद इससे बचते नहीं है। वो इसे दिखाते हैं नाटक में। वो जानते हैं कि इसमें सियासत शामिल है, लेकिन वो दिखाते हैं कि एक मोड़ ऐसा आता है जहां सियासत पीछे रह जाती है और सिद्धांत आगे आ जाता है। जैसे कि देखिए, इमाम हुसैन के पास आसान रास्ता था। वो चुप रह सकते थे, समझौता कर सकते थे, अपनी और अपने परिवार की जान बचा सकते थे। बिल्कुल। लेकिन उन्होंने वो रास्ता चुना जो मुश्किल था पर सही था। प्रेमचंद इसी चुनाव पर जोर देते हैं। वो दिखाते हैं कि जब आपके सामने अन्याय और सच में से किसी एक को चुनने का विकल्प हो तो आप क्या चुनते हैं। और वही आपकी इंसानियत को परिभाषित करता है। और आपके धर्म को भी। तो इस इनकार के बाद क्या होता है? ये टकराव उन्हें करबला के मैदान तक कैसे ले जाता है? जब इमाम हुसैन यजीद की बात मानने से इनकार कर देते हैं, तो वो मदीना छोड़कर अपने परिवार और कुछ गिने चुने साथियों के साथ निकल पड़ते हैं। और यजीद की फौज उन्हें घेर लेती है और उन्हें इराक के एक तपते हुए रेगिस्तान में रोकने पर मजबूर कर देती है। उस जगह का नाम था करबला। और यहीं से उस परीक्षा की शुरुआत होती है। हाँ, एक ऐसी परीक्षा जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। मैं कल्पना करने की कोशिश कर रही हूँ, एक तरफ हजारों की फौज और दूसरी तरफ मुश्किल से 70-72 लोग। हाँ। जिनमें छोटे बच्चे, औरतें और बूढ़े भी शामिल हैं। ये तो कोई बराबरी का मुकाबला था ही नहीं। बिल्कुल नहीं था। और यजीद की फौज का मकसद सिर्फ लड़ना नहीं था। तो फिर क्या था? उन्हें तोड़ना था, साइकोलॉजिकली, इमोशनली उन्हें झुकाना था। इसीलिए जो सबसे पहली और सबसे क्रूर पाबंदी लगाई गई वो थी पानी पर। पानी पर? हाँ, फुरात नदी सामने बह रही थी, लेकिन इमाम हुसैन के खेमे के लिए पानी की एक बूंद भी रोक दी गई।
ये सोचना भी कितना मुश्किल है। तपता रेगिस्तान, कई दिनों की भूख प्यास, और सामने बहती नदी जिसे आप देख तो सकते हैं पर पी नहीं सकते। प्रेमचंद इस बेबसी और पीड़ा को मंच पर बहुत मार्मिक ढंग से दिखाते हैं। वो बच्चों की प्यास की तड़प, माओं की बेबसी को सामने लाते हैं। ये सिर्फ शारीरिक पीड़ा नहीं है, ये इंसानियत का इम्तिहान है। बिल्कुल। पानी जिंदगी का प्रतीक है ना। पानी को रोक देना ये कहने जैसा है कि हम तुम्हें जीने का हक भी नहीं देंगे जब तक तुम हमारे अन्याय के सामने झुक नहीं जाते। पर यहीं पर तो वो अद्भुत बात होती है। हाँ, प्रेमचंद यही दिखाते हैं। जैसे जैसे जिस्म की प्यास बढ़ती है, उसूलों पर टिके रहने का संकल्प और मजबूत होता जाता है। और यही बात तो हैरान करती है, इतनी भयानक मुश्किलों के बावजूद किसी ने हार नहीं मानी, कोई पीछे नहीं हटा, किसी ने इमाम हुसैन का साथ नहीं छोड़ा। ये किस तरह की हिम्मत रही होगी? ये आस्था की हिम्मत थी, अपने सच पर यकीन की हिम्मत। नाटक में यह साफ दिखाया गया है कि वो जानते थे कि उनका अंजाम क्या होने वाला है। उन्हें पता था कि वो मरने वाले। हाँ, बिल्कुल पता था। इसके बावजूद एक भी व्यक्ति पीछे नहीं हटा। वो एक एक करके लड़ने जाते हैं, एक असमान लड़ाई में, और शहीद हो जाते हैं। तो प्रेमचंद इस लड़ाई को एक जंग के तौर पर नहीं दिखाते। नहीं, वो इसे एक बलिदान के तौर पर पेश करते हैं। और फिर नाटक का वो सबसे दुखद हिस्सा आता है, इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत। हाँ, एक एक करके भाई, भतीजे, दोस्त, यहाँ तक कि 6 महीने का बच्चा भी, सब कुर्बान हो जाते हैं। अंत में इमाम हुसैन अकेले रह जाते हैं, और वो भी लड़ते हुए शहीद होते हैं। अब जाहिरी तौर पर देखें तो ये एक हार है। हाँ, यजीद जीत गया, उसने अपने सभी विरोधियों को खत्म कर दिया। सही है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? मतलब इतिहास तो विजेता लिखते हैं, तो इस बात का खतरा नहीं था कि हुसैन के बलिदान को भुला दिया जाएगा या उसे गलत तरीके से पेश किया जाएगा? क्या सवाल पूछा है! यही तो प्रेमचंद की लेखनी का जादू है। वो इस मुश्किल सवाल से कैसे निपटते हैं? वो दिखाते हैं कि जिस्म की हार हो सकती है, लेकिन सिद्धांतों की नहीं। यजीद ने शरीर को तो खत्म कर दिया, पर वो उस विचार को नहीं मार सका जिसके लिए इमाम हुसैन खड़े थे। अच्छा? उनका बलिदान एक कहानी बन गया, एक मिसाल बन गया, जो जुल्म के खिलाफ लड़ने वालों को हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। नाटक का यही संदेश है कि सच के लिए दी गई कुर्बानी कभी मरती नहीं, वो अमर हो जाती है। वो सत्ता के लिखे इतिहास से कहीं ज्यादा ताकतवर होती है, क्योंकि वो लोगों के दिलों में जिंदा रहती है। बिल्कुल सही। तो इतनी बड़ी कुर्बानी और इस दर्दनाक कहानी के बाद सवाल उठता है कि आखिर प्रेमचंद इसके जरिए हमें सिखाना क्या चाहते थे? क्या ये सिर्फ एक दुखद कहानी है या इसका कोई बड़ा मकसद है? नहीं, इसका बहुत बड़ा और साफ मकसद है। पहला और सबसे जरूरी संदेश तो यही है कि सच्चा धर्म अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना है, चुप रहना नहीं। प्रेमचंद कह रहे थे कि अगर आप अन्याय होता हुआ देखकर भी खामोश हैं, तो आपकी सारी पूजा पाठ, आपकी सारी इबादतें बेमानी हैं। ये तो एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार था, खासकर उस दौर के भारत के लिए। बिल्कुल। और दूसरा संदेश, जैसा आपने कहा, बलिदान की अमरता से जोड़ा है। हाँ, कि जो लोग सच और न्याय के लिए जान देते हैं, वो मरते नहीं, इतिहास में हमेशा के लिए जिंदा हो जाते हैं। और तीसरा संदेश इन सबको जोड़ता है, और वो ये है कि धर्म का असली मतलब मानवता और नैतिकता है। आपका धर्म आपको एक बेहतर इंसान बनाता है, जो सही के साथ खड़ा हो, चाहे कीमत कुछ भी चुकानी पड़े। बिल्कुल। प्रेमचंद की यही तो खासियत है। वो एक धार्मिक कहानी को उसके मजहबी दायरे से बाहर निकालकर पूरी इंसानियत का नैतिक पाठ बना देते हैं। और शायद यही मुझे मेरे उस शुरुआती सवाल पर वापस लाता है कि प्रेमचंद ने इन सार्वभौमिक संदेशों के लिए करबला की कहानी ही क्यों चुनी? वो कोई और कहानी भी चुन सकते थे। उस दौर के सामाजिक और राजनीतिक माहौल को देखते हुए ये एक बहुत साहसिक कदम रहा होगा। ये सिर्फ साहसिक नहीं, एक सोचा समझा और जरूरी कदम था। उस दौर को समझिए, 1920 का दशक, आजादी की लड़ाई का दौर। हाँ, गांधी जी के नेतृत्व में लड़ाई चल रही है, लेकिन साथ ही साथ समाज में हिंदू मुस्लिम तनाव भी बढ़ रहा था। अच्छा। खिलाफत आंदोलन खत्म हो चुका था और एक तरह की दूरियां पैदा हो रही थीं। ऐसे में प्रेमचंद का ये नाटक लिखना सिर्फ साहित्य नहीं, एक राजनीतिक और सामाजिक बयान था। तो आप कहना चाहते हैं कि ये धार्मिक सद्भाव बनाने की कोशिश थी? उससे भी ज्यादा था। वो सिर्फ सद्भाव की अपील नहीं कर रहे थे, वो एक साझा विरासत, एक साझा नैतिकता की नींव रख रहे थे। साझा विरासत? वो कैसे? वो अपने हिंदू पाठकों और दर्शकों से कह रहे थे कि देखो, ये कहानी सिर्फ मुसलमानों की नहीं है। इमाम हुसैन का संघर्ष, उनके सिद्धांत, उनकी कुर्बानी, ये पूरी इंसानियत की धरोहर है। हाँ, अन्याय के खिलाफ लड़ने वाला हर व्यक्ति हमारा नायक है, चाहे उसका धर्म कुछ भी हो।
तो वो एक तरह से कह रहे थे कि एक नायक के उसूल उसके धर्म से ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। बिल्कुल। कि एक हिंदू इमाम हुसैन में अपने नायक देख सकता है और एक मुसलमान उनकी कहानी में पूरी मानवता के लिए एक सबक देख सकता है। बिल्कुल। वो एक साझा नैतिक जमीन तैयार कर रहे थे। वो कह रहे थे कि हमारे दुश्मन अंग्रेज या कोई और समुदाय नहीं, हमारा असली दुश्मन अन्याय है, जुल्म है। हाँ, और इस लड़ाई में हमें प्रेरणा किसी से भी मिल सकती है। वो इस नाटक के जरिए भारत की दो बड़ी कौमों को एक दूसरे के करीब लाने की, उन्हें एक साझा नैतिक नायक देने की कोशिश कर रहे थे। वाह। इसलिए नाटक प्रेमचंद की भारत को जोड़ने की एक साहित्यिक और बहुत शक्तिशाली कोशिश थी। तो अगर हम आज की इस पूरी बातचीत को समेटें तो ये साफ है कि प्रेमचंद का करबला महज एक ऐतिहासिक नाटक नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये न्याय और अन्याय, सच और झूठ, सिद्धांत और सत्ता के बीच उस लड़ाई का एक जीवंत दस्तावेज है जो हर युग में लड़ी जाती है। बिल्कुल। ये नाटक नैतिक साहस के विचार को केंद्र में रखता है। ये हमें बताता है कि अपने सिद्धांतों के लिए खड़ा होना कितना जरूरी है, भले ही नतीजा हमारे पक्ष में ना हो, भले ही उसकी कीमत बहुत बड़ी क्यों ना हो। प्रेमचंद हमें याद दिलाते हैं कि इतिहास उन लोगों को याद रखता है जो मुश्किल वक्त में सच के साथ खड़े हुए, न कि उन लोगों को जो ताकत के सामने झुक गए। सही बात है। और ये नाटक आज भी उतना ही प्रासंगिक है, शायद पहले से भी ज्यादा। ये हमें अपने अंदर झांकने पर, अपने चुनावों पर सवाल उठाने पर मजबूर करता है। और शायद यही हम अपने श्रोताओं के लिए एक आखिरी विचार छोड़ सकते हैं। जरूर। ये नाटक सोचने पे मजबूर करता है कि आज के दौर में जब सच और झूठ, सही और गलत के बीच की रेखा अक्सर धुंधली कर दी जाती है, तब अपने उसूलों पर टिके रहने का क्या मतलब है। बहुत गहरा सवाल है। और क्या हम सबकी जिंदगी में भी कभी एक करबला का पल आता है, एक ऐसा निर्णायक मोड़ जहां हमें अन्याय के सामने खड़े होने या खामोशी से झुक जाने में से किसी एक को चुनना पड़ता है। प्रेमचंद कोई आसान जवाब नहीं देते, लेकिन वो हमें ये सवाल खुद से पूछने के लिए मजबूर जरूर कर देते हैं।